स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश का बजट, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 17 कैंसर दवाओं पर आय शुल्क हटेगा, 800 जिलों में लड़कियों के हॉस्टल बनेंगे। सीमेंट फैक्ट्री में रंगदारी का आतंक, हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने मांगे 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी। आंजना ध्रुव रेसिडेंसी पर प्रशासन ने बैठाई जांच, देवनारायण मंदिर की जमीन हड़प कर आंजना बना रहे हैं कॉलोनी। रतनगढ़ में कैशवैन गनमैन की लोडेड बंदूक गिरी, चली गोली, इलाज में देरी से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। नीमच मनासा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा, स्कूटी सवार 3 छात्राएं घायल। सामान्य से दरबार तक पैदल यात्रा 4 फरवरी, पंजीयन आवश्यक नहीं। नीमच के हड़किया खाल और पारसोड़ा में अचानक मौसम बदला, बारिश और ओलों ने बढ़ाई ठंडक। जय श्री शाम के जयकारों से गूंजा 40 चौराया, भव्य भजन संध्या में डूबा नीमच। देसी घी की खुशबू, केमिकल का खेल, मंसूर में नकली घी का पर्दाफाश, अहमदाबाद के 2 सगे भाई दबोच गए। सड़क सुरक्षा को लेकर नीमच में जागरूकता अभियान, जिम्मेदार चालकों का सम्मान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश किया। इस बार आम जनता के लिए बड़े ऐलान कम रहे, लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, आयुर्वेदिक, AIIMS और लड़कियों के हॉस्टल जैसी योजनाओं को शामिल किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत दी गई और टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 माह का ज्यादा समय दिया गया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कैंसर की 17 दवाओं पर से आय शुल्क हटाया जाएगा। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई। आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा की गई। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। बजट के 3 मुख्य विजन: रफ्तार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, क्षमता, लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बने, सबका साथ, हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त साधन और मौके हो। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज मोदी सरकार का 80वां और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट देश की पटल पर रख दिया गया। संसद में बजट प्रस्तुत हो चुका है और कई सारी सौगातें मिली है और यहाँ भाजपा कार्यालय में आज उसका पूरा लाइव प्रसारण किया गया और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा। खास तौर पर कुछ एक्सपर्ट्स भी आए थे जिन्होंने बजट को लेकर पूरा समझाया। जो बजट की मुख्य बातें हैं वह है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो स्लैब पुराना था वहाँ का वही यथावत रखा गया है। कैंसर की दवाओं में ड्यूटी कम की गई है। आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे ट्रेन के। तो हमारे बीच में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी, आपने यहाँ भाजपा कार्यालय में पूरा बजट देखा, क्या लगता है किस तरह का बजट है और किस तरह से बदलाव होंगे? नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल में है दिल्ली में, आज उनकी मेरी बहन निर्मला जी सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज बजट पेश किया। बजट के अंदर उन्होंने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। ग्रामीण क्षेत्र को जो पीछे है उनका कैसे विकास हो, उन सब बातों का ध्यान रखा है। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने का बजट रखा गया है।
एमएसएमई के माध्यम से जो छोटे छोटे सेक्टर्स खोले जाएंगे, बच्चों को मजबूती देने के लिए भी एक ये बहुत अच्छा बजट है। और जनता की जो उम्मीदें हैं, जैसे जनता को ये है कि हमारे यहाँ पर नौकरियाँ मिलें, अगर एमएसएमई के माध्यम से अगर छोटे छोटे उद्योग खुलते हैं तो उसमें हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बनकर रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। और सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेकर के, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर को छूते हुए, चाहे अपन देखें तो रेलवे के अंदर भी हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, पशु पालन के लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। और अधिकतर जिलों के अंदर महिला वार्डन, महिला हॉस्टल, छात्रावास खोलने की, हर जिले में एक महिला, हाँ, हर जिले में एक महिला हॉस्टल खोलने की भी की सरकार की मंशा है। तो सोचिए, सरकार किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, जो हमारी 4 कैटेगरी सरकार ने रखी है, उन चारों कैटेगरी पर फोकस देकर के पूरा बजट रखा गया है। जी जी। हमारे बीच है नीलेश पाटीदार, कर सलाहकार है। इस बार इसमें इनकम टैक्स का जो स्लैब है कोई बदलाव नहीं किया गया है, इससे क्या राहत मिलेगी? ऐसा कह रहे थे कि 13 लाख के ऊपर तक का जो स्लैब था उस पर इनकम टैक्स लगेगा। नहीं, जो मुख्य रूप से जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट की सीमा थी, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने उस छूट की सीमा को वहीं बरकरार रखते हुए, पर उसके इंटरनल जो पार्ट हैं, आप देखेंगे कि फेसलेस असेसमेंट और जो तकनीकी कमियां थी, जैसे उसमें प्रोसिक्यूशंस की कार्रवाइयां हों या जो टेक्निकली उसमें जो गुण दोष थे, उसके आधार पर उन चीज़ों को समावेश करके हुए और सरलीकरण करने की प्रक्रिया करी है। जो इनकम टैक्स के अलग अलग फॉर्म हैं उनको और सरलीकरण का प्रारूप बनाया गया है। और निश्चित रूप से अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म को अलग अलग समय सीमा में, पहले 31 जुलाई तक ज़्यादातर रिटर्न्स को फाइल करना होता था, अब रिटर्न 1 और 2 को 31 जुलाई, और आगे अलग अलग स्लैब में अलग अलग तारीखों का विवरण उसमें दिया गया है। बजट में एमएसएमई पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में इतने वर्षों से है, निर्मला जी सीतारमण जी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट को प्रस्तुत करा है। उसमें मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी परिवेश का मुख्य आधार एमएसएमई होता है। छोटे एवं मध्यम उद्यम जो होते हैं, उनका विकास ही पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होती है और वही रीढ़ के वही तय करता है, वही विकास तय करता है। छोटे किसानों को मध्यम उद्यमी बना के उनके प्रोडक्ट्स को खुद फूड प्रोसेसिंग और अन्य प्रकार के कृषि उत्पादों से मध्यम उद्यम को जो जोड़ते हुए जो बजट प्रस्तुत करा, निश्चित रूप से क्या कहेंगे, बजट मतलब किन के लिए ज़्यादा हितकारी है? व्यापारियों के लिए हितकारी है, नौकरी पेशा लोगों के लिए, कि किसानों के लिए? नहीं, मैंने आपको बताया सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, सभी वर्गों का कल्याण करने का और सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का काम इस बजट में किया गया है। हमारे बीच है मैडम, नाम भूल गया, आप बताइए। किरण जी काफ़ी चर्चित है। मेरा ये है निवेदन है कि जो बजट आपने देखा उसमें महिलाओं के लिए क्या आपने कुछ देखा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश की जो वित्त मंत्री है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। ये 80वां बजट पेश किया है उन्होंने, जो हर वर्ग के लिए, हर व्यापारी के लिए, हर निवेश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय निर्मला सीतारमण जी ने दी है, हमारी वित्त मंत्री ने। तो कहीं ना कहीं ये गरीब, किसान, महिला और युवाओं को लेकर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, उस ओर हम अग्रसित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए, भारत को किस प्रकार से समृद्धि और सुख समृद्धि होकर के और कैसे देश की जनता आगे बढ़े, इसको लेकर के। और उन्होंने बहुत अच्छा महिलाओं के लिए बजट भी पेश किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग होंगे वो कहीं ना कहीं महिलाएं खुद गृह उद्योग लगाती हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे बीच में महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। और महिला जैसे लाडली बहना भी हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बहनें हुई हैं। इन सब के लिए मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत हृदय से इस देश की सभी बहनों की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। भाजपा में युवा नेता है, आपको देखा कि बजट में युवाओं के लिए कुछ है? बजट मूल रूप से युवाओं और महिलाओं पर फोकस था। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में स्पष्ट है कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना तो पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे
5 लाख तक के जनसंख्या वाले शहर हों और एमएसएमई को और बढ़ा करके और कृषि और एमएसएमई और महिला उद्योग और युवाओं को जोड़ करके जो पूरा समावेशी बजट है वो युवाओं को लेकर के है और पूरी नौकरियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? एमएसएमई जब छोटे उद्योग आएंगे तो निश्चित रूप से नौकरियां बढ़ने वाली, और वो अब नौकरियों के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं, 5 लाख 10 लाख 12 लाख की आबादी वाले शहरों की ओर युवा आएगा। जी जी, ठीक है। हमारे बीच एक और व्यापारी हैं, भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े हैं। आप बताएं क्या लग रहा है बजट में व्यापारी को कितनी राहत मिल रही है? सबसे बड़ी राहत तो जो 12 लाख में इनकम टैक्स की छूट है वो अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। उससे कई लोगों को जो 12 लाख तक की टैक्स छूट है तो अपनी आमदनी जब अपने 1 नंबर में लाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से वो टैक्स भरने के लिए भी तैयार होंगे लोग। दूसरी जो सरकार ने जो मेन फोकस किया है वित्त मंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो किया है स्वदेशी जो अपने स्वरोजगार और जो हमारे देश में जो उत्पादन होता है उस पर उन्होंने फोकस किया है। जो कि हम स्वदेशी की बात करते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर जो कोई भी उत्पादन करना चाहता है, स्टार्टअप लगाना चाहता है, एमएसएमई लगाना चाहता है, उसमें उन्होंने पूरा सरकार की तरफ से जो भी चाहे टैक्सेशन में हो चाहे उसकी फॉर्मेलिटीज़ में हो वो रिलीफ दिए हैं, ताकि देश में हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बने, हम इंपोर्ट पर निर्भर नहीं हो, हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो जो हमारा मेन फोकस है वो स्वदेश पे स्वदेशी पे है, उस पर तो उसका पूरा इसमें बजट में उल्लेख दिखता है। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ बजट में एक और देखने को मिली, जो एक्सीडेंटल क्लेम जो मिलता था हमें, एक्सीडेंटल क्लेम में क्या होता था कि हमें फिर उसमें टैक्स भी देना पड़ता था, लेकिन इस बार उस एक्सीडेंटल क्लेम जो आपको मिलता है उसमें टैक्स से भी अब राहत दी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। जी जी, मैडम आप बताइए कि आपने पूरा बजट देखा, यहाँ पे भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम हुआ और ये पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा ने एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, उन्होंने बजट की बारीकियों को समझाया। किस तरह का कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिक्रिया रही? कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा लगा सबको कि हम सब ने एक जगह बैठ कर के, विधायक जी हो चाहे संगठन के सभी लोग हो चाहे जनप्रतिनिधि और भी अन्य अन्य क्षेत्र से हो, सब ने यहाँ पर आकर के व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सब लोग यहाँ आकर के बैठे एक संग एक छत के नीचे सबने बैठ कर के इस बजट आया सभी को समझ में? बजट पर क्यों नहीं आया समझ में, क्योंकि हमने उसका हिंदी वर्जन भी सुनाया सबको। तो हिंदी वर्जन सुना करके सबको बजट के प्रति पूरी जो उनकी जो वो थी जानकारी, उनको जानकारी मिली बजट की पूरी, कि हिंदी वर्जन के थ्रू हम उनको सब पूरी जानकारी मिली और बहुत खुश हुए कि हमको अलग अलग ना सुन करके हमको एक जगह बैठ करके ही हमने पूरे बजट को सुना है। हमारे बीच एक ग्रामीण नेता, आप बताइए आपने बजट देखा, क्या लगा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा इस बजट से? इस वाले बजट में सरकार ने सर्वहारा वर्ग के विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण में पशुपालन और अपने एग्रीकल्चर और हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। और इस मैं युवा हूँ, चूँकि युवाओं की बात करूँगा, ये जो बजट है ये युवाओं के सपनों के मतलब पंख लगाने वाला बजट है। तो युवा उद्यमी योजनाओं और युवा इसमें रोजगार देने के लिए आएंगे। अब नौकरी के पीछे भागने वाला युवा नहीं आज, अब जो मोदी जी के भारत मतलब जो विकसित भारत का जो युवा है वो मेक इन इंडिया मिशन के तहत अब रोजगार देगा, वो नौकरी के पीछे नहीं भागेगा और युवाओं को रोजगार देने मतलब ये जो एमएसएमई के तहत जो फैक्ट्रियाँ डलेंगी, टेक्सटाइल हब बनेंगे, उससे युवाओं को रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल जी जी, ये बिल्कुल ठीक ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थे जिन्होंने बजट का सीधा लाइव देखा और बजट को प्रतिक्रिया दी और बताया कि बजट सभी के लिए हितकारी है, सभी के लिए फायदेमंद है। न्यूज़ टुडे के लिए राजा कुर्सी के साथ राकेश सोर की रिपोर्ट। बजट में ये आया कि जो हमारे यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे, आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये है मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा सबको साथ में लेकर के चलने का बहुत अच्छा बजट, कि आज हमारे देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के सामान्य जीवन जीने का काम कर रहे हैं। जी जी, मतलब एक तरफ से जो कांग्रेस ने नारा दिया था उस समय की गरीबी हटाओ, तो गरीबी उस समय तो हटी नहीं, अब हट गई है। नहीं, आप खुद देखिए, आपने देखा होगा कि लोगों को है ना प्रधानमंत्री आवास मिले, शौचालय मिले और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले और अभी सरकार मुफ्त में राशन देने का काम भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये हर चीज पर उन पर इफेक्ट डाल रहा है कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत में गरीबी है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम कर रही है। मोदी सरकार के 80वें बजट को लेकर हम प्रतिक्रिया जानने के लिए निकले। हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, जो कि बजट पर बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं और हर बेबाक मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगा, आपने बजट देखा, क्या स्थिति रही बजट को लेकर?
देखिए, बजट के अंदर जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं, दो तरह की घोषणाएं होती हैं, एक व्यक्तिगत लाभ के लिए और दूसरी क्षेत्र विकास के लिए। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, और जहाँ तक निजी उसका लाभ की योजना है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इनकम टैक्स पे होता है। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना और कुछ भी नहीं, जबकि लोगों को ये था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर बदलाव होना चाहिए, जो नहीं हो पाया। दूसरा, जहाँ तक अधोसंरचना की सवाल हैगा, तो निश्चित अधोसंरचना में भी रेल बजट के लिए सबसे ज़्यादा लोगों की इच्छा होती है कि रेल बजट के अंदर हमारे क्षेत्र को क्या मिला, उसके अलावा यातायात के क्षेत्र में क्या मिला और दूसरे क्षेत्रों में क्या मिला। तो निश्चित हमारा क्षेत्र वंचित रहा है। जो योजनाएं पूर्व में भी स्वीकृत थी, उनके लिए भी इसका विस्तारीकरण तो अब आएगा ना क्षेत्र को लेके। नहीं, क्षेत्र के मैं आपको ये तो बता रहा हूँ मैं कि जो आ चुका है, जो घोषणा की है, उसके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको कि उनने आपका 7 सुपर कॉरिडोर की घोषणा की है रेल के अंदर। उनने उधर पूर्व उत्तर साउथ के अंदर लिया, पर राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए बम्बई है उसको नहीं लिया। नहीं तो उदयपुर से लेकर आप इदोपुर, चित्तौड़, रतलाम होते हुए बॉम्बे तक की कॉरिडोर बन सकता था। ऐसे ही फ्रेट कॉरिडोर की बात की है कि हम फ्रेट कॉरिडोर डेवलप करेंगे। नीमच में ऑलरेडी वर्षों पूर्व दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर स्वीकृत है रेल का, पर उसके ऊपर कोई आज तक। अच्छा, इस बजट में टेक्सटाइल सबको ज्यादा तवज्जो दिया गया है और एमएसएमई के लिए भारी भरकम बजट दिया गया है ताकि युवाओं को फैक्ट्रियों में रोजगार मिल सके। देखिए, ये भी हमारे क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो जो पूर्व में भी किया गया है, तो उसका लाभ अभी तक हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला है। रहा सवाल, दूसरी बात एक और है कि पर्यटन के बारे में बात की गई है कि पर्यटन के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनने बौद्ध सर्किट की घोषणा की है। मेरा ये मानना था कि आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पर उज्जैन के अंदर महाकुंभ हो रहा है, तो आप कम से कम ओंकारेश्वर, उज्जैन और पशुपतिनाथ मंचों को लेके एक शिव सर्किट तो बना सकते थे और उसका डेवलपमेंट करके लाभ मिल सकता था। तो मेरे हिसाब से तो बजट में एक और के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। यह भी एक बड़ा तर्क है। वो कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, तो आप ये बताइए कि जो 80 करोड़ लोगों को बीपीएल के तहत राशन दिया जा रहा है, उसमें कितनी कटौती हुई? तो आज की तारीख में वो आके 50 करोड़ से कम हो जाना चाहिए, पर अभी भी सरकार 80 करोड़ लोगों को ही दे रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप लाइन में ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है या इसका दुरुपयोग हो रहा है और उसको नियंत्रण के लिए भाजपा कह रही बजट सर्वहितकारी है और सभी को फायदा मिला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वहितकारी तो नहीं है, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए तो नहीं है। रहा सवाल बाकी लोगों के लिए, तो अब सर्वहितकारी का मतलब क्या है? अगर महंगाई कम होती है तो वो सर्वहितकारी है, रोजगार उपलब्ध होता है तो सर्वहितकारी है, आज युवाओं को भटकना नहीं पड़े तो वो सर्वहितकारी पर असर होता है। जी जी, तो आपके हिसाब से मतलब बजट सर्वहितकारी नहीं है, तो क्या है बजट? देखिए, ये एक रूटीन बना हुआ है मोदी सरकार का कि हम विकसित भारत के लिए 47 को देख रहे हैं। तो जो भी बजट आ रहा है अभी पिछले 5-4 साल से, वो केवल विकसित भारत की बात करते हैं 2047 की, पर जो योजनाएं अभी स्वीकृत हुई है वही हमारे जिले में धरातल पे नहीं उतर पा रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये क्षेत्र कहाँ जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर जाजू, नीमच के पूर्व एमएलए। उन्होंने स्पष्ट कहना है कि बजट में जो बातें कही गई है उसमें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और साथ ही बजट लोक लुभावना वाला बताया गया है, धरातल से कोसों दूर है। नमस्कार दोस्तों, नीमच के पास सकराना में बन रही गोल्ड क्रेस्ट कंपनी की फैक्ट्री में रंगदारी का मामला सामने आया है। हथियारबंद बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया और 1-1 लाख रुपए हफ्ते की वसूली की इन बदमाशों के पास हथियार थे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कैंट पुलिस जांच शुरू कर दी है और रंगदारी करने वाले ये ग्राम सगराना के ही 2 लोग बताए जाते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस एफआईआर कर रही है। गोल्ड क्रेस्ट कंपनी में हथियार लेकर घूमते हुए ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गए और इन्होंने खुलकर गुंडागर्दी की और 1-1 लाख रुपए हफ्ते की रंगदारी मांगी। जी हाँ, गोल्ड क्रेस्ट कंपनी में रंगदारी का बड़ा मामला सामने आया है।
जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नीमच जिले के सगराना गांव में निर्माणाधीन गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट फैक्ट्री में रंगदारी और गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने फैक्ट्री प्रबंधन से प्रतिमाह 2 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर काम बंद कराने और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना 30 जनवरी की है। गांव के ही 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश महेंद्र सिंह सोधिया और दलपत सिंह सोधिया ने फैक्ट्री प्रबंधन से प्रति माह 1-1 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग की। दोनों आरोपी फैक्ट्री परिसर में घुस आए और जीएम टेक्निकल गगन तिवारी के साथ लोहे के पाइप से मारपीट की, जिससे उन्हें हाथ में चोट आई। बीच बचाव करने आए सुरक्षा गार्ड सुभाष चंद्र शर्मा के साथ भी मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी गई। आरोपियों ने कार्यालय में गेट तोड़कर दहशत फैलाई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गगन तिवारी ने शिकायत पर नीमच कैंट थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों फरार आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता भूमाफिया उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना द्वारा गिरदोड़ा रोड पर बनाई जा रही कॉलोनी ध्रुव रेसिडेंसी को लेकर बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस जमीन में देवनारायण मंदिर की जमीन भी थी। करीब 10 आरी जमीन देवनारायण मंदिर की आ रही है, जिसको लेकर कलेक्टर ने जांच बिठा दी है और इस मामले में दस्तावेज तलब किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि जल्दी ही इस कॉलोनी का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है, क्योंकि इसमें देवनारायण मंदिर की जमीन आ रही है और मध्य प्रदेश के देवस्थान बोर्ड में भी इसकी शिकायत की गई है। इसी को संज्ञान लेते हुए नीमच कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और नीमच के तहसीलदार ने इस मामले में दस्तावेज कलेक्ट किए गए हैं। इसकी एक शिकायत भगत राम नायक द्वारा भी की गई थी और नीमच टुडे ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद ध्रुव रेसिडेंसी कॉलोनी पचड़े में पड़ गई है और मंदिर की जमीन हथियाने के आरोप में कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्होंने ये जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कराई और मंदिर की जमीन को हड़पा है। तो इस मंदिर की जमीन को लेकर ध्रुव रेसिडेंसी कॉलोनी पचड़े में पड़ गई है और प्रशासन ने जांच शुरू करा दी है। कांग्रेस नेता भूमाफिया उदयलाल आंजना और उनके भांजे विक्रम आंजना भाजपा के शासन में नीमच जिले में बड़े भूमि घोटाले कर रहे हैं। इनकी परतें अब खुलती जा रही है और जांच पर जांच हो रही है। गिरदोड़ा रोड पर भगवान देवनारायण मंदिर की जमीन हड़पने वाले इन भूमाफियाओं के खिलाफ नीमच प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा देवनारायण मंदिर जमीन हड़पने के मामले में जाँच बैठा दी है और दस्तावेज तलब कर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जाँच नीमच तहसीलदार को सौंपी गई है। जाँच के आदेश अपर कलेक्टर एवं देवस्थान प्रभारी द्वारा नीमच तहसीलदार ग्रामीण को दिए गए हैं। गिरदोड़ा में जिस विवादित जमीन पर उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना ध्रुव रेसिडेंसी नाम से कॉलोनी बना रहे हैं, उस जमीन का एक हिस्सा भगवान देवनारायण मंदिर के नाम से दर्ज है। समाज सेवी भगत राम नायक ने बताया कि हमारे परिवार के जिस विवादित जमीन को विक्रम आंजना ने अवैध तरीके से खरीदा है, उस जमीन के सर्वे नंबर 662/2 में 0.100 हेक्टेयर करीब 10 आरी जमीन भगवान देवनारायण मंदिर के लिए छोड़ी गई थी। इस जमीन की विक्रम आंजना ने अवैध तरीके से रजिस्ट्री अपने भाई चंद्रेश आंजना और अनिल आंजना के नाम करा दी। शासकीय रिकॉर्ड में यह जमीन दर्ज है, बावजूद इसके आंजना ने नागरिकता की जमीन को हड़पा है। भगवान की जमीन हड़पने पर भगत राम नायक कहते हैं कि विवादित जमीन को लेकर हमने 1 जनवरी 2021 को आपत्ति लगाई थी और न्यायालय में विवाद चल रहा था। बावजूद इसके रजिस्ट्री करा दी गई। अगर जांच की जाए तो रजिस्ट्री शून्य हो सकती है। भगत राम नायक ने कहा कि ये आंजना अब भगवान की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने नाग देवताओं की जमीन हड़पी है, इनका सर्वनाश होगा। रतनगढ़ में सेंट्रल बैंक के बाहर लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। कैश वैन में तैनात गनमैन की लोडेड बंदूक सीट से फिसलकर गिर गई और गोली चलने से उनकी मौत हो गई। रतनगढ़ में शनिवार को सेंट्रल बैंक के बाहर गोली चलने से सनसनी फैल गई। यह बैंक के लिए कैश ट्रांसफर करने वाली वैन के गनमैन को लगी। उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने से नीमच रेफर किया गया। रास्ते में जावी की यहां मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। मृतक मांगीलाल धाकड़ उम्र 60 वर्ष, निवासी बायड़ा 84, रतलाम से 30 किलोमीटर दूर सेंट्रल बैंक से अनुबंधित एसएस सिक्योरिटी कंपनी में कैश डिलीवरी वैन में गनमैन थे। मांगीलाल साथियों के साथ रतनगढ़ शाखा में कैश जमा कराने पहुंचे थे। काम पूरा होने के बाद बाहर वाहन के पास खड़े रहते समय उनकी 12 बोर बंदूक सीट के सहारे रखी थी। इसी दौरान बंदूक नीचे गिरते ही झटके से फायर हो गया और गोली उनके कूल्हे में जा लगी। सहकर्मी तुरंत उन्हें रतनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां
नर्स मीनाक्षी बैरागी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तारिश ग्वाला मौजूद थे। ड्यूटी डॉक्टर अंकुर यादव मौके पर नहीं मिले। 20 मिनट बाद बीएमओ मोहन मुजालदे पहुंचे और प्राथमिक इलाज किया। इसी बीच एम्बुलेंस में रतनगढ़ में उपलब्ध नहीं थी। वह टिकट मार्ग पर थी, जिसे बुलाने में 15 से 20 मिनट लग गए। इसके बाद मांगीलाल को नीमच रेफर किया गया, लेकिन जावी के पास रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और हथियार से गोली चलने की परिस्थितियों की जांच शुरू की। परिजनों को भी सूचना दी गई। रात करीब 8 बजे वे नीमच पहुंचे। मांगीलाल का एक ही बेटा है। शनिवार को नीमच मनासा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूल जा रही 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। शनिवार को नीमच मनासा मार्ग स्थित शुभ मंगल कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि तीनों छात्राएं सड़क पर दूर जा गिरी। घायल छात्राओं की पहचान मानसी शर्मा, भव्या सोनी, महक शर्मा के रूप में हुई है। तीनों नीमच से मनासा रोड स्थित क्रिएटिव माइंड्स ग्लोबल स्कूल जा रही थी, जहां शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना था। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। प्राथमिक जांच में मानसी शर्मा और भव्या सोनी की हालत गंभीर पाई गई, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल रेफर किया गया। नीमच से मंडपिया सांवरिया सेठ दरबार तक 4 फरवरी को निकलने वाली ऐतिहासिक पदयात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सांवरिया भक्त मंडल के अरोरा के नेतृत्व में यात्रा को दिव्य भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। विगत वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री सांवरिया सेठ मंदिर तक पैदल यात्रा आगामी 4 फरवरी 2026 बुधवार को 8:30 बजे प्रारंभ होगी। नीमच से लगभग 90 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मंडपिया धाम पर आस्था का सैलाब पहुंचेगा। विगत वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सांवरिया भक्त मंडल द्वारा जोर शोर से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस वर्ष सांवरिया सेठ की पैदल यात्रा इतिहास रचने जा रही है। सांवरिया भक्त मंडल के अरुल अरोरा गंगानगर ने बताया कि इस पैदल यात्रा को दिव्य और भव्य रूप देने के प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा सुविधाओं के लिए मेडिकल टीम साथ चलेगी। पूरी यात्रा के दौरान भजन कीर्तन गायन सहित अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर बेहतरीन भजन गायकों को बुलाया गया है। जगह जगह विभिन्न संगठन और समाज सेवियों द्वारा यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। यात्रा से एक दिन पूर्व 3 फरवरी मंगलवार को भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रख्यात भजन गायक छोटू सिंह रावड़ा अपनी प्रस्तुति देंगे। यह भजन संध्या नीमच में लायंस पार्क चौराहे के यहाँ शाम 7:30 बजे से आयोजित की जाएगी। 4 फरवरी 2026 को पदयात्रा नीमच से शुरू होगी। राजस्थान के निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी परिसर में पैदल यात्रा का पड़ाव होगा। निम्बाहेड़ा में रात्रि विश्राम के दौरान आकर्षक भजन संध्या का आयोजन होगा। अगले दिन 5 फरवरी 2026 को आज सुबह पैदल यात्रा शुरू होगी, जो दोपहर तक मंडपिया धाम पहुंचेगी। मंडपिया के भक्तों के लिए भोजन का विशाल भंडारा भी रखा गया है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सीएल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा।
यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सीहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सीहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच में आज कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम ने ठंडक बढ़ा दी, लोगों ने हल्की बारिश का आनंद लिया और खेतों में फसलों की देखभाल की। नीमच जिले में आज दिन भर मौसम ने ठंडक का एहसास कराया। शहर के हरकिया खाल और पालसोड़ा के साथ ही आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार बारिश तेज नहीं थी, लेकिन ठंडी हवा और ओलों के कारण लोगों को मौसम और भी सर्द लगा। किसानों ने फसलों की निगरानी की और हल्की बारिश से बचाव के उपाय किए। कई इलाकों में जलभराव की मामूली स्थिति बनी, लेकिन यातायात प्रभावित नहीं हुआ। नीमच वासियों ने ठंडी हवा के बीच मौसम का अनुभव किया और सावधानी के साथ दिन बिताया। नीमच के 40 चौराहे पर शनिवार रात आयोजित भजन संध्या में बाबा खाटू श्याम की भक्ति छा गई, जहां जयकारों के बीच श्रद्धालु देर रात तक झूमते नजर आए। नीमच शहर शनिवार रात श्याम भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जब 40 चौराहे पर श्री लक्ष्दादार परिवार द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्याम की अखंड ज्योत प्रज्वलन से हुई। दिल्ली और बेंगलुरु से मंगाए गए विशेष फूलों से बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। पूरे पंडाल में पुष्प वर्षा और इत्र की सुगंध से वातावरण भक्तिमय बन गया। भजन संध्या में मनासा की कनिका ग्रोवर ने भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कोलकाता के रोहित शर्मा जिम्मी ने अपने अनूठे अंदाज में श्याम भक्ति की धारा बहाई, जिस पर युवा और बुजुर्ग सभी झूमते नजर आए। कार्यक्रम में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। समापन पर महाआरती के बाद 56 भोग का प्रसाद वितरण किया गया। मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नकली घी बनाने वाले अहमदाबाद के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों पर घी बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। मंदसौर जिले में नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही सामने आई है। सिटी कोतवाली और नई आबादी थाना पुलिस ने फूड सेफ्टी और रेवेन्यू विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात सीतामऊ फाटक क्षेत्र में किराए के मकान पर दबिश देकर पुलिस ने करीब 150 लीटर नकली घी जब्त किया। मौके से सोयाबीन तेल, बर्तन और देसी घी जैसी खुशबू पैदा करने वाला केमिकल भी बरामद हुआ। पुलिस ने अहमदाबाद निवासी सगे भाई गोपाल और संजय बागरी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 3 महीने से मंदसौर में रह रहे थे। आरोपी सोयाबीन तेल में केमिकल और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस मिलाकर नकली घी तैयार करते थे और इसे ग्रामीण इलाकों में 200 रुपए किलो के भाव से बेचते थे। फूड सेफ्टी टीम ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा माह के समापन पर नीमच यातायात पुलिस ने चोपड़ा चौराहे पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वाहन चालकों को नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। नीमच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा माह के समापन पर शनिवार को नीमच यातायात पुलिस ने चोपड़ा चौराहे पर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना और सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान हेलमेट पहनकर नियमों का पालन करने वाले जिम्मेदार वाहन चालकों को पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं बिना हेलमेट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को रोककर समझाइश दी गई। एडिशनल एसपी नवल सिसोदिया ने कहा कि नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने लाइसेंस, बीमा, सीट बेल्ट और हेलमेट के नियमित उपयोग पर जोर दिया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को हेलमेट और बैग भेंट किए गए। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी नवल सिसोदिया, सीएसपी किरण सिंह चौहान, यातायात प्रभारी सोनू बड़गुजर सहित यातायात पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
जो है एक महीने से ट्रैफिक अवेयरनेस चलाया जा रहा था, क्या कुछ अभियान था और समापन हुआ, क्या कहेंगे इस पर? प्राय देखने में आ रहा है कि हम जैसे जैसे समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ियों का भी तादाद बढ़ती जा रही है और एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों ने देखे ही होंगे कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते नहीं, इसकी वजह से ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारा पिछले 1 महीने से यही प्रयास है लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयर करें, इसमें हेलमेट धारण करके चलने के संबंध में, सीट बेल्ट लगा के चलें, और जो गाड़ियों को बीमा नहीं कराते हैं और जो बच्चों से बाइक चलवाते हैं या चलाते हैं, अपने बच्चों को चलाने देते हैं, तो उन सबको हम अवेयर कर रहे हैं ताकि जो दुर्घटनाएं होती है उसको कम किया जा सकता है। खास करके मोबाइल चलाते हुए गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, अन्य माध्यमों से जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको हम समझाइश भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों के लिए आज से कुछ अलग कलेक्टर बैठक साहब द्वारा क्या कुछ विशेष किया जा रहा है? सभी शासकीय जो परिसर, शासकीय ऑफिसेस जितने भी है, कार्यालय जितने भी है, उनमें ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी हो या कोई सिविलियंस हो बिना हेलमेट के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई तो की जाएगी। अगर कोई शासकीय कर्मचारी है तो विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो जो हेलमेट पहनकर आ रहे हैं उनको किस तरह स्वागत सम्मान किया जाए? उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनका माला पहना करके अन्य माध्यमों से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको ये भी बता रहे हैं कि वो खुद तो सीख ही रहे हैं, दूसरों को भी सिखाए। आम लोगों से क्या अपील है सर? आम लोगों से यही अपील है कि जीवन आपका है, आप अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। केवल चालान बचाने के लिए आप ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें हेलमेट लगा के, जबकि ये आपका अपना शरीर का अंग बना के रखें, और सीट बेल्ट लगा के चलें, और अपने गाड़ियों का अगर बीमा नहीं है, लाइसेंस आपका नहीं है तो वो भी करवा के चलें, और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश का बजट, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 17 कैंसर दवाओं पर आय शुल्क हटेगा, 800 जिलों में लड़कियों के हॉस्टल बनेंगे। सीमेंट फैक्ट्री में रंगदारी का आतंक, हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने मांगे 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद गुंडागर्दी। आंजना ध्रुव रेसिडेंसी पर प्रशासन ने बैठाई जांच, देवनारायण मंदिर की जमीन हड़प कर आंजना बना रहे हैं कॉलोनी। रतनगढ़ में कैशवैन गनमैन की लोडेड बंदूक गिरी, चली गोली, इलाज में देरी से मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। नीमच मनासा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा, स्कूटी सवार 3 छात्राएं घायल। सामान्य से दरबार तक पैदल यात्रा 4 फरवरी, पंजीयन आवश्यक नहीं। नीमच के हड़किया खाल और पारसोड़ा में अचानक मौसम बदला, बारिश और ओलों ने बढ़ाई ठंडक। जय श्री शाम के जयकारों से गूंजा 40 चौराया, भव्य भजन संध्या में डूबा नीमच। देसी घी की खुशबू, केमिकल का खेल, मंसूर में नकली घी का पर्दाफाश, अहमदाबाद के 2 सगे भाई दबोचे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर नीमच में जागरूकता अभियान, जिम्मेदार चालकों का सम्मान। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए